हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो साथियों? सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है, आज हम चर्चा करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रॉप्स एंड दियर क्लासिफिकेशन। हम फसलों के महत्व के बारे में और उसके वर्गीकरण के बारे में आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को और देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे या फिर देखेंगे कि फसल क्या होती है। ठीक है, डिफिनेशन ऑफ क्रॉप। ठीक, पहले हम फसल की परिभाषा को समझते हैं। क्या है? तो पौधों के ऐसे समूह, ऐसे देखते हैं इसको, पौधों के ऐसे समूह जिन्हें मनुष्य, ठीक है, पौधों के ऐसे समूह जिन्हें मनुष्य जो है क्या करता है, किसी न किसी रूप में अपने उपयोग के लिए उगाता है। देखिए, कोई भी फसल है, अगर मनुष्य जो है अपने खाने के उपयोग के लिए उसको उगाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम फसल कहते हैं। ठीक है, उसे फसल कहा जाता है। यहां समझते हैं, क्रॉप्स रिफर टू ग्रुप ऑफ प्लांट। ठीक है, ग्रुप ऑफ प्लांट सोवेन एंड हार्वेस्टिंग बाई मैन फॉर सम डिफरेंट इकोनॉमिक पर्पस। ठीक है, आगे बात करेंगे हम। यहाँ पे हम समझेंगे कि फसल क्या है। तो जो मानव के द्वारा अपने उपयोग के लिए, ठीक है, किसी न किसी रूप में अपने उपयोग के लिए जो फसलों को उगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं या फसल कहते हैं। ठीक है, पौधों के ऐसे समूह जो मानव या मनुष्य अपने उपयोग के लिए उगाता है उसे कहते हैं फसल। क्या कहते हैं साथियों? फसल कहते हैं। अब आगे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, फसलों के वर्गीकरण के बारे में। ठीक, आज हम चर्चा करेंगे फसलों के वर्गीकरण के बारे में। सबसे पहले फसलों का वर्गीकरण में हम जो देखते हैं, जो पहला पॉइंट उसमें आ रहा है ऋतुओं का। ठीक है, ऋतुओं के आधार पे वर्गीकरण। जैसा कि जानते हैं, जो भी फसलें होती हैं वो ऋतुओं से रिलेटेड होती हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि तमाम जो फसलें हैं वो अलग अलग ऋतुओं में उगाई जाती हैं। ठीक है, तो पहले हम ऋतुओं के हिसाब से देखते हैं। ठीक, सेशन के आधार पे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोविंग सीजन। ऋतुओं के आधार पे फसलों को हमारे देश में 3 भागों में विभाजित किया गया है। यहां पे समझिएगा, ऋतुओं के आधार पे। ठीक है, ऋतुओं के आधार पे हमारे देश यानी भारत देश में ऋतुओं के आधार पे फसलों को 3 भागों में बांटा गया है या विभाजित किया गया। अब वो कौन कौन से हैं? जैसा कि आप सबने पहले भी इसका नाम सुना होगा, रबी, खरीफ, जायद। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खरीफ की फसलों में या फिर खरीफ क्रॉप की। ठीक है, खरीफ ऋतु में क्या होता है? खरीफ ऋतु में जो वातावरण होता है क्या होता है? ऊंचा। खरीफ ऋतु में वातावरण में उच्च तापमान या ऊंचा तापमान होता है। क्या होता है? जो खरीफ ऋतु होती है वहां उस समय क्या होता है? तापमान जो होता है ऊंचा होता है और उसमें आर्द्रता पाई जाती है। क्या होता है? तापमान ऊंचा होता है, उसमें आर्द्रता पाई जाती है। और जिन भूमियों में सिंचाई के साधन नहीं होते हैं वहां पे वर्षा प्रारंभ होने पर फसलों की बुआई जून जुलाई में करते हैं। सबसे पहले यहां समझते हैं कि खरीफ की फसलें। यहां तो ये समझ में आया कि खरीफ की फसलें मतलब वे फसलें जो जून जुलाई के महीने में उगाई जाती हैं उसे खरीफ की फसलें कहते हैं या खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। और यहाँ पे देखें, जिन भूमियों में सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं होते, जहां पे जिन क्षेत्रों में सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं होते, जिन भूमियों पर, तो वहां पे क्या होता है? वर्षा आधारित खेती होती है। तो जो जून जुलाई में जब वर्षा प्रारंभ होती है तब वहां पे फसलों को उगाया जाता है। सिंचित क्षेत्रों में पलेवा करके वर्षा से कुछ समय पहले फसल बो देते हैं। वे क्षेत्र जो सिंचित क्षेत्र हैं वहां पे क्या करते हैं? इन फसलों को पहले खेत को पलेवा करते हैं, उसके बाद वर्षा से पहले ही फसल को बो देते हैं। अब इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं? खरीफ फसलें कौन सी हैं या खरीफ ऋतु किसे कहा जाता है? यहाँ पे आपने समझा कि वे फसलें जो जून जुलाई के महीने में उगाई जाती हैं और जो क्या कहते हैं सिंचित क्षेत्र नहीं है तो वहाँ पे क्या होता है? वर्षा के आधार पे की जाती है। कौन कौन सी फसलें हैं? जैसे मक्का हो गया, ज्वार, बाजरा, ग्वार हो गया, मूंग, लोबिया, सोयाबीन, ढैंचा, मूंगफली, कपास, जूट आदि।
ये जो फसलें हैं इस ऋतु में उगाते हैं। किस ऋतु में उगाते हैं? इसको खरीफ ऋतु में उगाते हैं। कौन कौन सी फसलें उगाते हैं? फिर से यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इसको ये सवाल भी बनता है, आपसे पूछा भी जाता है कि खरीफ ऋतु में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वे खरीफ ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें, जो फसलें जून जुलाई में जिनकी बुआई की जाती है, और जैसे कि मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ग्वार हो गया, मूंग, लोबिया, मूंगफली, सनई, ढैंचा, नहीं सॉरी सोयाबीन। अब यही बात करें दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में उच्च तापक्रम व आर्द्रता के कारण इसमें से अधिकांश फसलें रबी ऋतु में भी उगाई जाती हैं। क्या होती हैं? देखिए, कुछ जो फसलें होती हैं वो मौसम आधारित होती हैं। वो जब फसलों को उगाने के लिए जब उनके हिसाब से अनुकूल मौसम मिलता है, अनुकूल तापमान मिलता है, तभी फसल ग्रो करती है। तो उसके हिसाब से दक्षिणी भारत की बात करें तो जो यहाँ पे रबी सीजन में उगाई जाती है, जैसा कि बात करें हम भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, दक्षिण भारत में उच्च तापमान व आर्द्रता के कारण अधिकांश फसलें क्या होती हैं, रबी ऋतु में भी उगाई जाती हैं। कौन कौन सी? जिन फसलों के बारे में हमने अभी चर्चा की। आगे हम बात करें रबी क्रॉप्स की या रबी फसलों की, तो रबी फसल या रबी क्रॉप्स वे हैं जो अंकुरण के प्रारंभिक, देखिए फसलों के अंकुरण व प्रारंभिक वृद्धि के लिए क्या होता है, ठंडी जलवायु व अल्प प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। साथियों, हमने पिछली क्लास में इस बारे में डिस्कशन किया था कि अल्प प्रकाश काल या शॉर्ट फोटो पीरियड क्या होता है, ठीक है। तो कुछ कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिन्हें कम ताप की आवश्यकता होती है, कम प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहते हैं, शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं, ठीक है। हमने पिछली क्लास में एसडीपी, एलडीपी इन सब पे चर्चा किया था। आप पिछली क्लास को एक बार देख सकते हैं, उसमें आपको समझ आएगा कि शॉर्ट डे प्लांट क्या है या लॉन्ग डे प्लांट क्या है। हाँ, तो आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। रबी क्रॉप की बात कर रहे हैं हम, रबी फसलों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फसलों के अंकुरण, देखिए यहाँ पे रबी क्रॉप की बात करें तो रबी क्रॉप जो है, जब फसल को हम बोते हैं, ठीक है, फसल को बोने यानी फसल के अंकुरण व प्रारंभिक वृद्धि के लिए क्या है, ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, अल्प प्रकाश काल, शॉर्ट फोटो पीरियड की आवश्यकता होती है। इनको पकने के लिए अधिक तापमान व दीर्घ प्रदीप्त काल की आवश्यकता होती है। यहाँ पे समझिएगा कि रबी फसलें, ठीक है, रबी फसलें साथियों, रबी फसलें वे होती हैं जिनको क्या होता है, अंकुरण के लिए क्या होता है, अंकुरण के लिए वे फसलें जिनको अंकुरण के लिए क्या होता है, वे फसलें रबी में वे फसलें होती है जिनको अंकुरण के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, ठीक है, और कम प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। अब ऐसी फसलें कौन कौन सी हैं इस वर्ग में? तो इस वर्ग में जैसे गेहूं हो गया, जौ, जई, चना, मटर, मसूर, लाही, सरसों, बरसीम, लूसर्न, आलू आदि के जो कुछ प्रमुख फसलें हैं वो इस वर्ग की फसलें मतलब रबी में आती हैं। अब इनकी बुआई की बात करें तो इनकी बुआई अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर के अंत तक करते हैं। क्या करते हैं? रबी फसलें जो हैं, रबी फसलें जो होती हैं, इनकी बुआई की बात करें तो इनकी जो बुआई होती है कहाँ से? अक्टूबर से होती है। साथियों, इस पे आप ध्यान रखिएगा, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि रबी क्रॉप कौन सी है और खरीफ क्रॉप कौन सी है, क्योंकि अक्सर ये लोगों में कन्फ्यूजन पाया जाता है कि रबी फसल किसे कहते हैं या खरीफ फसल किसे कहते हैं। तो इसको हम महीने के हिसाब से, उगाने के महीने के हिसाब से भी समझ सकते हैं कि रबी फसलें वे होती हैं जिनको अंकुरण होने के लिए या फिर जिनको जर्मिनेट होने के लिए, उगने के लिए ठंडे वातावरण की आवश्यकता होती है, या फिर जिनकी बुआई अक्टूबर से नवंबर के मध्य होती है, ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं? रबी की फसलें कहते हैं। अक्टूबर से दिसंबर के अंत तक की जाती हैं, उनको क्या कहेंगे? उनको रबी क्रॉप से या रबी फसलें कहेंगे। तो मैं आशा करता हूं आप सबको ये जरूर समझ आया होगा। आगे हम चर्चा करें, आगे हम देखते हैं कौन सी है हमारी जायद क्रॉप है, ठीक है, जिसे जायद क्रॉप कहते हैं। अब इसको समझिएगा कि जायद क्रॉप क्या होती है, जायद क्रॉप किसे कहते हैं। तो वे फसलें या फिर जायद क्रॉप में वे फसलें आती हैं जिनको अधिक तापमान, अधिक प्रकाश काल की आवश्यकता होती है, ये उस अवस्था में अपनी वृद्धि करते हैं, ठीक है। जायद क्रॉप हो, देखिए यहाँ पे हमने खरीफ क्रॉप की बात की, रबी की बात की। रबी वे फसलें होती है जिनको अंकुरण के लिए क्या होता है?
ठंडे तापमान की आवश्यकता होती है, वैसे ही जो जायज़ की फसलें होती हैं वे ऐसी फसलें होती हैं इनको क्या होता है, अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। क्या होता है, अधिक तापमान और अधिक प्रकाश काल की आवश्यकता होती है, इसमें ये वृद्धि करती हैं। तो इस वर्ग में जो फसलें होती हैं ये लू सूखा सहन करने की क्षमता होती है। क्या होती है, इनको अत्यधिक गर्मी, लू, सूखा दोनों सहन करने की क्षमता होती है। अब इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं या फिर इनकी बुआई की जाती है। इनकी बुआई की बात करें तो जो जायज़ फसलें होती हैं इनकी बुआई फरवरी और मार्च के बीच में होती है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं या इस वर्ग में जो आती हैं मुख्य फसलें कौन सी हैं, तो खरबूजा हो गया, तरबूज, ककड़ी, मूंग और लोबिया आदि। ये कुछ ऐसी फसलें हैं जो जायज़ की फसलें कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप समझे होंगे कि रबी खरीफ जायज़ की फसलें कौन कौन सी होती हैं। आपको अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि रबी फसल किसे कहते हैं, जायज़ किसे कहते हैं या फिर खरीफ किसे कहते हैं। आगे हम बात करें, हम बात कर रहे थे उनके पौधों के क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के बारे में, उनके महत्व के बारे में, वर्गीकरण के बारे में। तो सबसे पहले हमने ऋतुओं के आधार पर चर्चा की। अब हम बात करेंगे पौधों के जीवन चक्र के बारे में, लाइफ साइकिल के आधार पे। अब ये लाइफ साइकिल क्या होता है या जीवन चक्र क्या होता है, पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो लाइफ साइकिल या जीवन चक्र का मतलब होता है कि पौधे जो है अपने अंकुरण से लेके, ठीक है, अंकुरण से लेके अपने पूर्ण वृद्धि एवं विकास, अंकुरण से लेके बीज उत्पादन तक, अंकुरण से लेके कटाई तक, बीज उत्पादन तक, ठीक है, जितना भी समय लगता है उसे क्या कहेंगे, उस समय को कहेंगे जीवन चक्र या फिर उसे लाइफ साइकिल कहेंगे। फिर से एक बार समझिएगा, लाइफ साइकिल किसे कहते हैं, तो पौधे जो है अपने पूरे जीवन काल में पौधों को अपने अंकुरण से लेके फसल उत्पादन तक या कटाई तक जो भी समय लगता है उसे क्या कहेंगे, लाइफ साइकिल कहेंगे या जीवन चक्र कहेंगे। अब जीवन चक्र को आधार मान के उनको निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अब पौधों के जीवन चक्र को आधार मान के उनको निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया। यहाँ पे समझिएगा कि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो एक वर्षीय होती हैं, बहुवर्षीय होती हैं, द्विवर्षीय होती हैं, जो अपना जीवन काल, जैसे कि अब समझते हैं आइए कि एक वर्षीय पौधे क्या होते हैं या फिर एनुअल प्लांट किसे कहते हैं। तो इस वर्ग की जो फसलें हैं, इस वर्ग के फसलें एक वर्ष या इससे भी कम समय में उगने से लेकर पकने तक का समय लेती हैं। क्या होता है यहाँ पे कि एक वर्षीय फसलें या पौधे वे होते हैं जो उगने से लेकर पकने तक अपना पूरा जीवन चक्र एक साल में पूरा कर लें। ठीक है, एक समय में पूरा कर लें, एक वर्ष में पूरा कर लें, इसे क्या कहेंगे, इसे एक वर्षीय पौधे कहेंगे। अब कौन कौन सी हैं, जैसे गेहूं हो गया, जौ, मक्का, ज्वार, मूंग, सोयाबीन, सरसों आदि। कुछ ऐसी प्रमुख फसलें हैं जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें हम एनुअल प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, इनको हम कहेंगे एनुअल प्लांट्स कहेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे समझिएगा कि एनुअल प्लांट किसे कहते हैं। हम पौधों का जो वर्गीकरण कर रहे हैं वो पौधों के जीवन चक्र के आधार पे। अब आगे बात करें, एक वर्षीय समझ में आया होगा, तो आगे हम बात करते हैं द्विवर्षीय पौधे। तो ये पौधे क्या होता है कि द्विवर्षीय पौधे वे पौधे होते हैं जो अपना क्या करते हैं, अपना वानस्पतिक वृद्धि पहले साल में करते हैं और दूसरे साल में क्या करते हैं, उनसे फल और फूल प्राप्त होता है या फल फूलने लगते हैं, तो क्या होता है, उसे द्विवर्षीय फसल कहते हैं। अब ऐसे इस वर्ग में कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो जैसे प्याज हो गया, चुकंदर हो गया आदि। कुछ ऐसे पौधे हैं जो 2 वर्ष में तैयार होते हैं, एक वर्ष में अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं और दूसरे वर्ष में क्या करते हैं, फूल व बीज तैयार करते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, प्याज और टमाटर। कौन कौन से हैं, प्याज और टमाटर। अब बात करें बहुवर्षीय फसलों की। ठीक है, बहुवर्षीय फसलें कौन कौन से होते हैं, तो ये पौधे, इसको समझते हैं, ये पौधे अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं। क्या होता है, जो बहुवर्षीय पौधे होते हैं ये कई वर्षों तक जीवित रहते हैं और इनसे क्या होता है, फसल और बीज प्राप्त होता है। देखिए, फूल व बीज आने पर अपना जीवन चक्र रखते हैं, जैसे कि लूसर्न हो गया। इस प्रकार के पौधों को बहुमुखी पौधे भी कहते हैं। देखिए, वे पौधे होते हैं जो कई वर्षों तक जो है जीवित रहते हैं, उनसे फल फूल प्राप्त होता रहता है। तो ऐसे पौधों को क्या कहते हैं, बहुवर्षीय पौधे कहते हैं। साथियों, आपको ये समझ आया होगा कि जीवन के आधार पे पौधों को कैसे एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय पौधे होते हैं। आगे बात करें फसलों का आर्थिक वर्गीकरण, इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, फसलों को उनके उपयोग के दृष्टि से निम्न भागों में बांटा गया है।
अब कौन कौन से हैं, जैसे सबसे पहले हो गया अनाज की फसलें। हम इकोनॉमिक उस पर बात कर रहे हैं, आर्थिक आधार पे फसलों का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो आर्थिक आधार पे अनाज की फसलों की बात करें तो इस वर्ग की जो फसलें होती हैं इनसे हमें फसल के साथ साथ क्या होता है, पशुओं को खिलाने के लिए भी वानस्पतिक जो उसका अवशेष होता है, जो फसलों के अवशेष वानस्पतिक अवशेष होते हैं वो भी प्राप्त होते हैं। देखिए क्या होता है, अनाज जो होते हैं, अनाज की फसलें होती हैं, उनसे हमें खाने के लिए अनाज प्राप्त होता है। उसके साथ साथ जो फसलों के वानस्पतिक भाग होते हैं उसको भी पशुओं को खिलाने के रूप में उपयोग में लेते हैं। जैसे कि अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं से हमें खाने के लिए गेहूं प्राप्त होता है, उसके साथ साथ उसमें भूसा की भी प्राप्ति होती है जो हम पशुओं को खिलाते हैं। ठीक है, जैसे कुछ और फसलें हैं, जैसे मक्का हो गया, ज्वार बाजरा हो गया, तमाम कुछ ऐसी फसलें हैं जो इस वर्ग में आती हैं। आगे बात करेंगे हम दलहनी फसलों की। तो दलहनी फसलों के जो इस वर्ग की फसलें होती हैं इनके बीज का प्रमुख जो होता है, बीजों का प्रमुख प्रोटीन के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। देखिए जो दलहनी फसलें होती हैं इनका प्रमुख जो उपयोग होता है वह यह होता है साथियों कि उनके जो बीज होते हैं उनको प्रोटीन के रूप में उपयोग करते हैं या प्रोटीन उनसे प्राप्त होता है। ठीक है, अब इस वर्ग की बात करें तो कौन कौन सी फसलें आती हैं, दलहनी फसलें कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पे ये भी क्लियर हो जा रहा है ये कॉन्सेप्ट कि अरहर, मूंग, उर्द, चना, मटर, मसूर या सोयाबीन क्या होती हैं, इस वर्ग की प्रमुख फसलें हैं। आगे हम बात करें दलहनी कुल की ऐसी फसलें हैं जिनसे दानों को दाल के रूप में प्राप्त करते हैं और दाल वाली फसलें भी कहते हैं, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि यह दलहनी फसलें हैं। आगे बात करें तिलहनी फसलें की या फिर ऑयल सीड क्रॉप्स की बात करें तो जो ऑयल सीड क्रॉप्स होती हैं इस वर्ग में वो दलहनी और अदलहनी फसलें आती हैं जिनके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। क्या होता है, कुछ ऐसी फसलें होती है जिनके बीजों से तेल भी प्राप्त किया जाता है, जैसे सरसों हो गया, ठीक है, राई हो गया, तोरिया हो गया, ठीक है, सूरजमुखी हो गया, सोयाबीन हो गया, इन सब अरंडी हो गया, तो कुसुम हो गया, अलसी, तिल हो गया, ये क्या है, ये तिलहनी फसलें हैं, इनसे हमें तेल की प्राप्ति होती है। आगे बात करें रेशे की फसलों की या फिर जिसे फाइबर क्रॉप कहते हैं, तो इस वर्ग की फसलों में जीवन उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। रेशे वाली फसलें जो होती हैं इनसे हमें तमाम जीवन उपयोगी चीज़ों की प्राप्ति होती है, जैसे कि टाट हो गया, रेशा हो गया, क्या होता है इन सब से बनाया जाता है। रेशे वाली फसलों से कपड़ा हो गया, बोरा तैयार किया जाता है, जूट हो गया, रस्सा हो गया, आदि सामान तैयार किया जाता है जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी होता है। इस वर्ग की प्रमुख फसलें हो गई जैसे कपास हो गया, जूट हो गया, पट, सनसनई और अलसी आदि कुछ ऐसी फसलें हैं। आगे हम बात करते हैं चारों की फसलों की। ठीक है, चारे वाली फसलें, चारे वाली फसलें कौन सी हैं, तो चारे वाली फसलें इस वर्ग में वे फसलें आती हैं जो जिनको पशुओं को खिलाया जाता है। ठीक है, पशुओं को खिलाने के लिए उगाई जाती हैं। ठीक है, इन फसलों का उपयोग क्या होता है कि हरे चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब कौन कौन सी फसलें होती हैं, चारे वाली फसलें कौन सी होती हैं, तो यहाँ पे देखते हैं मुख्यतः कुछ फसलें हैं, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, कुल्थी, गौर, लोबिया और क्या कहते हैं उसके साथ चरी हो गया, बरसीम हो गया, लूसर्न, मटर, जौ, नेपियर घास, गिनी घास, सूडान घास व जायंट घास आदि कुछ फसलें हैं जिन्हें क्या होता है चारागाह में पशुओं द्वारा भी इन फसलों की चराई होती है। इन्हें क्या कहते हैं, चारे के रूप में इन फसलों को उगाते हैं और पशुओं को खिलाते हैं। आगे हम बात करें तो कृषि महत्व के आधार पे बात करें, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस की बात करें तो कृषि महत्व के आधार पे जो है इसका वर्गीकरण, फसलों का वर्गीकरण कैसे करेंगे, मृदा उर्वरता, बीज का आकार, फसल की जल मांग आदि के आधार पे क्या होता है इनका वर्गीकरण किया गया है जो निम्न प्रकार से है। जैसे बीज आकार की बात करें तो बीज का आकार बोने की गहराई को प्रभावित करता है। अगर जो है छोटे बीज होंगे बहुत ज़्यादा तो उनको बहुत अधिक गहराई में बोने पर क्या होता है जो हमारी फसल होती है वो फसल मतलब जो बीज होते हैं वो अंकुरित नहीं होते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं मोटे बीज को अधिक गहराई व छोटे बीज को कम गहराई पर क्या होता है नमी के संपर्क में बोया जाता है। आकार के आधार पर फसलों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया, जैसे छोटे बीज वाले फसलें हो गए, स्मॉल साइज्ड सीड क्रॉप्स हो गई, कौन कौन सी हैं, गोभी हो गई, बरसीम, तंबाकू, सरसों आदि। क्या होता है इनके दाने जो होते हैं, बीज जो होते हैं वो बहुत अधिक छोटे होते हैं। मध्यम आकार की बात करें, मीडियम साइज सीड क्रॉप्स की बात करें तो जैसे गेहूं हो गया, जय हो गया और जौ हो गया, ज्वार हो गया आदि कुछ ऐसी फसलें हैं जो मध्यम आकार की होती हैं। यही बात करें बड़े बीज वालों की
बड़े बीज वाली फसलें कौन सी होती हैं, तो जैसे बड़े बीज की बात करें तो मटर हो गया, कपास हो गया और मक्का हो गया। ये कुछ ऐसी फसलें हैं जिनके जो बीज हैं, बीज का आकार थोड़ा सा बड़ा होता है। अगली बात करें तो हम जड़ों की गहराई, डेप्थ ऑन रूट्स की बात करें तो फसलों का मिश्रण व फसल चक्र बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मिश्रित फसल या फसल चक्र में एक के बाद दूसरी फसल की जड़ें एक ही गहराई से पोषक तत्व व नमी ना ले। जब हम दो फसलों को बोते हैं या फसल चक्र में एक के बाद, जैसे कि एक फसल के बाद फिर हमने दूसरी फसल ली, तो उस टाइम पे हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए विशेष कि जो पौधे हैं या फिर जो फसलों की हम बुआई कर रहे हैं उनकी जड़ें समान गहराई पे ना जाएं। जब वो समान गहराई पे जाएंगी तो उनको क्या होगा, पोषक तत्वों की कमी, पोषक तत्व नहीं सही से प्राप्त होगा या फिर नमी सही मात्रा में नहीं मिलेंगी। एक बार उथली जड़ों वाली फसलों का उपयोग करना चाहिए, उसके बाद गहरी जड़ों वाली। तो इस तरह से फसल चक्र का और फसल के मिश्रण को रखते हैं। ठीक है, अब जड़ों के आधार पे भी इसका वर्गीकरण किया गया है, जैसे उथली जड़ें वाली हो गई। अब उथली जड़ें वाली फसलें कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पे देखिए मक्का हो गया, गेहूं हो गया, जौ आदि उथली जड़ें हो गई। गहरी जड़ें वाली बात करें, डेप्थ रूटेड बात करें तो अरहर, कपास और ग्वार, ये ऐसी फसलें हैं जिनकी जड़ें जो है गहराई तक जाती हैं। आगे बात करें जड़ ग्रंथियों की। ठीक है, जड़ ग्रंथियों की मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के बाद दलहनी फसलें उगाते हैं। जो मृदा होती है, मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए हमें क्या करते हैं, दलहनी फसलों को उगाते हैं। कुछ दलहनी फसलें ऐसी हैं, जो दलहनी फसलें होती हैं वो वातावरण से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं या नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती हैं मृदा में, इसलिए क्या करते हैं, दलहनी फसलें उगाते हैं। ठीक, इनकी जड़ों में क्या होता है, जीवाणु की ग्रंथियां होती हैं जो वातावरण से नाइट्रोजन को क्या करती हैं, खींचती हैं, इकट्ठा करती हैं। और इसी आधार पर सभी फसलों को निम्न दो वर्गों में बांटा गया है। पहला दलहनी फसलें जैसे मटर, चना, सनई, मूंग आदि हो गया। दूसरा हो गया अदलहनी फसलें हो गई। ठीक है, अदलहनी फसलों में कौन कौन सी है, जैसे गेहूं हो गया, धान, ज्वार, मक्का, ये कुछ ऐसी अदलहनी फसलें जो फास्फेटिक की अपेक्षा नाइट्रोजन उर्वरकों की अधिक आवश्यकता इनको पड़ती है। पानी की आवश्यकता की बात करें, वाटर रिक्वायरमेंट की, तो उसमें भी अलग अलग तरीके की हैं। जैसे अधिक पानी सहन करने वाली फसलें कुछ हो गई। अब कौन कौन सी हैं, जैसा कि आप जानते हैं धान का सीजन भी अब शुरू हो गया, धान का रोपाई, जूट हो गया। उसके बाद अधिक सिंचाई चाहने वाली, तो सबसे पहले गन्ना की बात करें, फिर आलू, सब्जियां या फिर बरसीम, ये क्या होती है, इनको अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। औसत सिंचाई की बात करें तो गेहूं की ऊंची जातियां, टॉल वेराइटी, ठीक है, मक्का हो गया, जौ, जई और लोबिया आदि कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको पानी की आवश्यकता अधिक होती है, किन्हीं को कम होती है, और कुछ अधिक पानी सहने वाली क्षमता होती है, औसत सिंचाई वाली होती है। कम सिंचाई की बात करें, चना, मटर, अरहर और बाजरा कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। उसके साथ साथ अगर सूखा सहन फसलों की बात करें तो वहाँ पे जैसे ज्वार हो गया, ग्वार हो गया, बाजरा और कपास, ये कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको क्या होता है, बहुत कम, ये सूखा सहनशील होती हैं। जैसे कि जो सूखाग्रस्त क्षेत्र होते हैं वहाँ पे इन फसलों को अधिक उगाया जाता है। जैसे हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के कुछ इलाकों में पानी की बहुत समस्या है, तो उन क्षेत्रों में क्या होता है कि बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पे ज्वार और बाजरा की खेती की जाती है। अगला बात करें सॉइल इरोजन से या मृदा कटाव से। मृदा कटाव को रोकने के आधार पे भी फसलों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। कैसे किया गया है साथियों, पहला हो गया मिट्टी के कटाव को बढ़ाने वाली, देखिए फसलें, पहला हो गया मक्का, सरसों, अरंडी, अरहर आदि, और मृदा कटाव को रोकने वाली, ठीक है, कुछ हो गए मूंग, लोबिया, गेहूं और जौ। तो कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो मिट्टी के कटाव को रोकती हैं। कौन कौन सी हैं, मिट्टी के कटाव को रोकने वाली, मूंग हो गया, लोबिया हो गया, गेहूं और जौ। इनकी जो जड़ें होती हैं ये क्या होता है, ये एक तरह से एक गुच्छे की तरह होती हैं, ठीक है, तो इनसे क्या होता है, मृदा का कटाव रुकता है। तो ये मृदा कटाव रोकने वाली फसलें होती हैं। आपसे ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कभी कभी कि ऐसी फसलों का नाम बताइए जो मृदा कटाव को रोकती हैं, या फिर ऐसी फसलों का नाम बताइए जिनसे मृदा कटाव बढ़ता है। तो मृदा कटाव बढ़ने वाली फसलों में बात करें तो मक्का हो गया, सरसों हो गया, अरंडी या फिर अरहर, ये ऐसी फसलें होती हैं जिनसे मृदा कटाव बढ़ने में बढ़ते हैं, ठीक है। और मृदा कटाव को रोकने के लिए मूंग हो गया, लोबिया, गेहूं और जौ आदि कुछ ऐसी फसलें होती हैं। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि आज का जो सेशन है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हम अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।